मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। मुझे लगता है कि व्याख्यान माला में जो श्रोतागण आए हैं उसमें अनेक विद्यालय महाविद्यालय के शिक्षकगण, प्राचार्यगण, वरिष्ठ नागरिक, राजनयिक और संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता सब यहाँ पे उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में छात्र भी आए हैं। उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ये विषय व्याख्यान माला का कहाँ से शुरू हुआ तो मैं थोड़ी इसकी पूर्व भूमिका बताना चाहता हूँ, क्योंकि वक्ताओं के लिए भी उपयोगी होगा और श्रोताओं को भी पता होगा कि हमको करना क्या है। क्योंकि आमतौर पे इस प्रकार के आयोजन की परंपरा हमारे क्षेत्र में ना के बराबर है और किसी विषय पर व्याख्यान वगैरह होने की परंपरा महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा होती है या फिर यूनिवर्सिटी के कैंपसों में होती है। वास्तव में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में स्थापित हुआ है। अपने शैशव काल में वो विश्वविद्यालय है। पूज्य पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ अनेक लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए। उसमें से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री शिवराज सिंह जी आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे मित्र तो हो, मगर इससे पहले हम सब परिषद के कार्यकर्ता हैं और आपके पिताजी के बारे में जो बड़ी चर्चा होती रहती थी, स्वर्गीय बालाप्टे जी के साथ हम सब बैठते थे, वो उनसे कई बार मिले थे, बात होती थी, तो कुछ प्रसंग ऐसे आते थे। तो उन्होंने कहा था देखो राकेश, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि स्मृतियों को चिरंजीव बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक माध्यम और साधन होना चाहिए जिससे वो निरंतर चर्चा में रहे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो प्रारंभिक जीवन में प्रचारक थे, गृहस्थ प्रचारक थे, गांधी हत्या के समय जेल में थे। हमारे आदरणीय चाचा जी, शायद सर्वाधिक वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ हैं, श्री दयाराम जी, वही उनके साथ में देखने वाले, समझने वाले आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हॉल में मौजूद हैं और भी बाकी लोग शहर में और बाकी जगह पे हैं। तो उस समय जो चर्चा चली कि उनके नाम पे कोई शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए, सेवा ही उनका धर्म रहा, तो सेवा के बारे में कुछ काम शुरू होना चाहिए। गृहस्थ प्रचारक मैंने कहा तो उसके पीछे हमारी माता जी का बहुत बड़ा योगदान था। बात छोटी कैसे बड़ी बात में बनती है उसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता था कि पिताजी जीवन यापन के लिए या जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ रुपए पैसे का व्यापार, लेन देन, सीधे कहें तो ब्याज पे देने का काम धाम करते थे। आज जब समाज में सब तरफ चोरी, बेईमानी, बदमाशी इसी की खबरों से समाचार तो भरे होते हैं, तो देखने में आया कि अचानक 93 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज के कारण उनका स्वर्गवास हुआ। 2-3 महीने तक दिल्ली के एम्स में राम मनोहर लोहिया में उपचार चला, डॉक्टरों ने सही उपचार किया।
नहीं हुआ। माता जी तब तक जीवित थी। एक व्यक्ति हमारे गांव का कुछ पैसे वापस लौटाने के लिए आया और उसने कहा साहब मैंने पिताजी से पैसे उधार लिए थे। हमने कहा हमारे पास तो कोई लिखा पड़ी है नहीं इसकी, उन्हें दिए थे तो तुम्हारे ही हुए। तो माता जी ने कहा कि भैया इस पैसे को खर्च मत करना, जैसी पिताजी की इच्छा है इस पैसे के काम का कोई नेक काम शुरू करना। और उसमें से इस न्यास के गठन की बात शुरू हुई और इसकी सही प्रेरणा में यदि कोई हकदार है तो मेरी पूज्य माता जी है। देखते देखते मैं वो 16,000 रुपये तो एक आए थे, तो एक लोग तो अस्पताल ही पहुंचे कि ये पैसे मेरे पास जमा है और इनको कुछ इलाज में जरूरत हो तो लगना चाहिए। बड़ी भावुकता की स्थिति थी। मैंने कहा कि आज इनका इलाज भी हो सकता है, विचार भी हो सकता है, और इस पैसे के जो 70-72,000 रुपये इकट्ठे हुए, मेरे एक मित्र IAS हैं, उन्होंने कहा कि इसका एक विधिवत ट्रस्ट गठित करो, कम से कम लोग ट्रस्ट में हो तो ट्रस्ट रहता है, नहीं तो ट्रस्ट भी भ्रष्ट हो जाता है। और वास्तव में हमने जो प्रतिज्ञा सोची थी कि उसमें न्यूनतम 4-5 लोग ही, 4 बहनें हमारी, हम 5 लोग इसमें रहेंगे। कई लोगों ने कहा मुझे ट्रस्ट में शामिल होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हमने कहा इसके द्वारा जो सेवा काम चल रहे हैं उसको जो है उसमें आप सहयोग करते रहिए, मगर मूल ट्रस्ट की भावना बची रहने दीजिए। और इस प्रकार से पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का गठन हुआ। अभी तक इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हुई। उसकी एक छोटी सी पुस्तिका भी प्रकाशित की, कार्यक्रम के बाद में आप सब लोगों को उपलब्ध होगी। हमने छोटे छोटे से हेल्थ कैंप, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को बड़ी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, इसलिए मेदांता अस्पताल से पूरी एक मेडिकल इक्विप्ड वैन लगातार 2 साल से 2-2 दिनों के लिए आ रही है। पिछले साल भी आई थी, इस साल भी 1-2 सितंबर को बस आई। लगभग 2000 मरीजों का निःशुल्क गंभीर बीमारियों की जांच हुई। उसमें से 50 से 53 लोग की तो मेमोग्राफी हो गया, कैंसर वगैरह की भी जांच उसमें हुई। वो ऐसे काम उसमें चले। वृक्षारोपण का काम गांव में हमने सरकार के सहयोग से सही, गांव वालों के मिलकर कही, एक वृक्षारोपण का बड़ा काम किया और वो वृक्ष जिंदा रहे इसके लिए प्रयास है। सामान्यतः होता यह है कि उसमें 20% ही वृक्ष जिंदा होते हैं, कोशिश है कि वो ज़्यादा होना चाहिए। एक हमने स्कूल, हाई स्कूल तक, एक मानपुरा गाँव है, वहाँ पे एक स्कूल जो है 8वीं तक था, उसको 10वीं तक कराया। उस स्कूल के लिए मेरी बहन के बेटे ने, दिव्यांशु ने, एक 1.5 एकड़ जमीन दान में दी और उस पर एक पिताजी के नाम पे विद्यालय का भवन निर्मित होगा, जिसमें कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू होगी। वो स्कूल अभी भी शुरू हो गया है 10वीं तक, केवल भवन बनने का काम है, वो एक योजना में जैसे बनेगा होगा। हमने तय किया कि पिताजी के नाम पर शिक्षा को बढ़ावा देने की व्यक्ति थी, इसलिए एक मेधावी छात्रों को सम्मान किया जाए। नौगांव शहर में जो भी बच्चे शिशु मंदिर में, उनका कार्य ज़्यादा रहा, शिशु मंदिर के 10वीं 12वीं 8वीं में जो भी बच्चे मेरिट में आएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, उनको नगद पुरस्कार की व्यवस्था की और उनको जो है वो कार्यक्रम भी ऐसा हमने किया। शहर के अन्य लोग भी, अन्य प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनको भी हमने PSC की परीक्षा में छात्रा पास हुई, उसको भी पुरस्कृत किया। प्रतिवर्ष माताजी और पिताजी की स्मृति में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के द्वारा सेवा के क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर, साइकिल, छड़ी और ऐसे अनेक प्रकार के उपकरण, उनको कान की मशीनें, ऐसी जांच के लगातार काम हुए। लगभग अभी तक उसमें 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला। और मैं जानता हूं कि नर सेवा नारायण सेवा, ये संघ का जो मूल वाक्य है वह हम सबके जीवन में भी हो। हम भी उसमें जो जो सहयोग कर सकें, वो उस जनता के सहयोग के द्वारा ऐसे वो लगातार कार्यक्रम हुए। अभी तक 2 सालों में 8 प्रकार के कैंप हमने ऐसे आयोजित किए, धौर्रा गांव में, नौगांव नगर में। और यहाँ तक नहीं, गत वर्ष माघ मेला में पिताजी माताजी की स्मृति में एक भागवत कथा की थी हमने देखा वहाँ अनेक भक्त लोग आए हैं। वो मूक बधिर की तरह बस जैसे पंडित जी बोल रहे हैं वैसे हाथ हिला रहे हैं, कुछ उनका हो नहीं रहा है। ध्यान में आए, इनको सुनाई नहीं देता, बहरे लोग हैं, और कई लोग हैं जिनको दिखाई भी नहीं देता। तो हमने उन सब के लिए 8 दिन बाद तुरंत एक आपातकाल में कैंप किया। इलाहाबाद के कमिश्नर, मेलाधिकारी सभी लोग आए
और उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ तो लोग भंडारा खिलाने वाले लोग आते हैं, आपने पहली बार पुण्य का काम किया है कि सबको कान की मशीनें दी हैं, आँख के चश्मे दिए हैं और इनने अब सही में भगवत स्वरूप में मेले का दर्शन कर पाया। नहीं तो ये तो अंधे लोग सब लाइन में लाइन लगा के चले आते थे, भंडारा खाते थे। इनकी सच्चे मन में आपने की है, सेवा की है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम है। भाइयों बहनों, आज इस व्याख्यान माला का द्वितीय पुष्प है। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि जीवन में अच्छे लोगों की खोज में लोग बढ़ते हैं। सबके कोई ना कोई गुरु है, भाई है, बहन है, हर एक व्यक्ति के लिए कोई प्रेरणा देने वाला होता है। मेरा ये बिल्कुल कतई आशा नहीं है कि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी से ही प्रेरणा लें। हमारे जीवन में प्रेरक व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आज हमारे बीच में उन प्रेरणास्पद कहानियों को, प्रेरणास्पद बातों को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम अपने स्थान पर रह करके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे मन में हमेशा एक मौलिक सवाल आता है। हम दिल्ली में रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी बड़ी दूर राजनीति से पीछे की कुर्सी पर ही बैठ के रहते हैं। हम देखते हैं कि अनेक लोग हमारे पास आते हैं। हर एक आदमी कोई ना कोई समस्या और अवसाद से ग्रसित है और उसके मन में आज जो मिला उससे एक कदम आगे पाने की हमेशा उत्कंठा रहती है। होना भी चाहिए, निश्चित होना चाहिए। मगर मैं कहता हूं कि किसी दूसरे की टांग खींच के आगे बढ़ेंगे तो आपकी भी टांग कोई खींचने वाला पीछे खड़ा है। इसलिए स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो, अच्छे लोगों के, महापुरुषों के विचार सुनते हुए, वाणी सुनते हुए आगे बढ़े। और एक ध्यान में रखें, बहुत सारे अधिकारी आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं आपका मूल गांव क्या है, तो उनको थोड़ा अटपटा लगता है कि क्या चर्चा कर रहे हैं। मैंने कुलपति महोदय से भी पूछा आपका मूल कहां से है, काले जी से बात हुई आपके 400 साल पहले जो है रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र से आए थे। तो मैंने कहा वहां कोई अभी पीढ़ी है, बोले 16वीं पीढ़ी तो मेरा बेटा बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं उन सभी अधिकारियों से पूछता हूँ, क्यों पूछता हूँ कि वो व्यक्ति सर्वोच्च तक गया है, जहां तक गया है उसकी जन्मभूमि जो है, उस जन्मभूमि के बारे में उसने कभी दो बातें अच्छी सोची हैं क्या कि मेरे गांव में सब लोग साफ सफाई से रहें, कोई व्यक्ति वहां का अनपढ़ न रहे, कोई व्यक्ति गंदे कपड़े पहन के न रहे, कम से कम स्वच्छता उसके जीवन का मंत्र बने। अगर वो अधिकारी साल भर में एक बार भी अपने गांव जाता है और ऐसे लोगों को बिठा के समझा के बात करता है तो मैं समझता हूं भारत भर के गांवों को बदलने में देर नहीं लगेगी। आज इस चिंतन, मेरा मौलिक चिंतन का विषय है कि यदि हम सब, चाहे कुलपति जी हो, चाहे रमाशीष जी भी हो, चाहे काले जी हो, चाहे राकेश मिश्रा हो या अन्य अन्य लोग बैठे हैं, अगर सोच लें कि कम से कम मुझे एक अच्छा काम रोज शुरू करना है, एक वर्ष में एक संकल्प लेकर के काम के बारे में चलें और अपने गांव का, अपने मूल गांव, हम नहीं कहते कि बहुत बड़े बड़े वहां पे विकास के पहिए लगने की जरूरत है, लेकिन मूलभूत बातें जो गांव के बच्चे हैं, मेरे नाम किसी का लेना शायद उचित नहीं होगा, एक व्यक्ति हमारे रीवा के, वो केवल नील कटर हाथ में लिए रहते हैं और जो व्यक्ति मिलता है बस में बैठ के साथ में बोलते हैं भाई साहब नाखून दिखाओ जरा, बहुत गंदे हैं, लाओ मैं नाखून काट देता हूँ। ये भी एक हम समझते हैं बहुत बड़े प्रकार की सेवा है। उसके ध्यान में नहीं आता मेरे नाखून गंदे और कितनी बीमारी हम खा रहे हैं। मैं नाम बताऊंगा तो आप सोचोगे राजनीतिक लोगों की चर्चा कर रहे हैं। रीवा के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, वहां भी बस से यात्रा करते हैं कई जगह, और नील कटर, कुछ साबुन, डेटॉल ये साथ में रखते, कहते भाई हाथ धो लो जरा, फिर खाना खाते हैं दोनों को। अच्छे लोगों की प्रेरणा हमें किसी भी लेवल पे कभी भी कहीं भी मिल सकती है। आज के इस विषय में भी, हमारे विषय प्रवेश में भी यही है कि आदर्श जीवन में एक प्रेरक व्यक्तित्व क्या क्या कर सकता है। आदरणीय रामाशीष जी और आदरणीय कुलपति महोदय बताएंगे। मैंने न्यास के बारे में केवल इतना ही कहना था। सभी सुधीजन पूरे समय बैठे, श्रवण लाभ लें और मन में निश्चय करके जाएं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास सबके प्रति बहुत आभारी है। हॉल की शायद एक मर्यादा है, सबको इसमें बैठना पड़ेगा, लोग अभी भी आ रहे हैं, लेकिन विषय बड़ा अच्छा होगा। सभी लोग उसमें तल्लीनता से भाग लेकर के जाएं। आप सब पधारे, सबका हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। जाते समय यहाँ पे दत्ता जी की 13वीं पे हमने एक पुस्तिका छाप के बांटी थी। आमतौर पे 13वीं में लोटा गिलास और छठाई बुंदेलखंड में बांटते हैं। हमने कहा कि कोई एक ऐसी पुस्तक देना चाहिए। आज भी हमने फूलमाला से किसी का स्वागत नहीं किया, किताब और स्मृति चिन्ह नहीं दिया है, क्योंकि
क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो जाते समय यहाँ पे पुस्तक मिलेगी गणेश प्रसादम, उसको लेके जाएं। भारतीय धर्म, हिंदू धर्म क्या है, कुछ उसमें धार्मिक कहानियां हैं, महापुरुषों के बारे में है, उसका जरूर अध्ययन करें। इतना कहते हुए आप सबका हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं शुभ संकल्प बोलूंगा, आप सब मन ही मन में दोहराएंगे। जीवने आपदादानम् स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थना अस्माकम् भगवन् परिपूर्यताम्। मैं अर्थ बोलूंगा, आप मन पूर्वक भाव को सुनेंगे। यह इस जीवन में जो कुछ भी मुझको समाज के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उससे कहीं अधिक देने की प्रेरणा हमारे मन में विकसित हो, ऐसा शुभ संकल्प परमपिता परमेश्वर पूरी करें। इस पंक्ति में मुझे लगता है कि जो आज का विषय है, वर्तमान संदर्भ में आदर्श व्यक्तित्व एवं प्रेरणा की आवश्यकता, उसका सीधा संपर्क है। क्योंकि वर्तमान संदर्भ में आदर्श व्यक्तित्व, इस पंक्ति मात्र से ही यह स्पष्ट होता है भाव कि जिनके मनसा वाचा कर्मणा, या यूं कहूं कि जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, उनका ही व्यक्तित्व आदर्श होता है। समाज के समक्ष वे आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। समाज उनको अपना प्रेरक मानता है, और जब प्रेरक तत्वों की बात होती है तो ऐसे ही तत्व प्रकट होकर के सद्कार्यों में निरत होने के लिए, ऐसी संकल्पना साकार करने के लिए, ऐसे ही व्यक्तित्व का दर्शन हमारे समक्ष प्रकट होता है। प्रेरक कार्य करने वालों की श्रृंखला इस भारत भूमि में, भारत की भावभूमि में, इस सनातन परंपरा में, लोक अंचल में, लोक मनमानस में, बहुत अंचलों में रही है। मैं प्रत्यक्ष तौर पर जब देखता हूँ, यदि हम बात करते हैं अन्य प्रांतों की, वहाँ के महापुरुषों की, वहाँ के महान तत्वविदों की, तो कई नाम उभरते हैं। मैं जब छोटा था तो बचपन में यह सोचता था कि यदि मैं आज स्वामी विवेकानंद जी के काल में जन्म लिया होता तो मैं क्या करता, सुभाष चंद्र बोस जी के समकालीन होता तो मैं क्या करता, महर्षि दयानंद जी के समकालीन होता तो क्या करता। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, शिक्षा पूरी हुई, तो मुझे लगा कि इस आयु में अब क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं है कि आप स्थानीय स्तर पर भी कोई सत्कार्य नहीं कर सकते। अभी जैसे डॉक्टर राकेश जी भाई साहब ने कहा कि मेरा बिल्कुल आशय ये नहीं है कि आप दत्ता जी के ही जीवन को प्रेरणा माने। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सत्य है। मैं ताल कटोरा स्टेडियम में था, आदरणीय अशोक सिंघल जी की पुण्यतिथि थी, और अपने संघ के सहसहकारवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने कहा कि इस रिक्तता आ गई, ऐसा महान पुरुष सदियों में जन्म लेता है, हम सब दुखी हैं। उन्होंने जब उद्बोधन प्रारंभ किया, उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे लगता है ऐसी कठोर वाणी और पूरे अनुशासन के साथ अपने आप को ढालने वाला व्यक्ति प्रचारक जीवन में ही, जिसने सार्वजनिक जीवन में रह करके मानव मानसव सहते हुए और समाज के समक्ष जब कार्य करने के लिए निकलता है, कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बनाने का जब शुभ संकल्प धारण करता है, तभी ऐसी वाणी मुझे लगता है प्रस्फुटित हो सकती है। डॉक्टर राकेश जी की बात में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दर्शन शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब हम स्टैंड पॉइंट बदलते हैं तो व्यू पॉइंट बदलता है। जब हम किसी व्यक्ति को या किसी दर्शन को या किसी सिद्धांत को एक जगह पर रखते हैं तो वो देखने का एंगल कुछ और होता है। जब हम उसकी स्थानांतरित कर देते हैं, स्थान परिवर्तित कर देते हैं, तो दृश्य का एंगल कुछ और होता है। किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा एक आधार की आवश्यकता होती है। इसलिए आज हमें स्थानीय स्तर पर प्रेरणा के केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब हम अन्य प्रांतों की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय युवाओं को लगेगा कि वो दौर कुछ और था।
लेकिन विगत कुछ दशकों में ही अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से, उस समय ऐसी संरचना नहीं थी, ब्रिटिश काल का दौर था, और उनकी दत्ता जी की जिजीविषा और जीवटता को आप सब महसूस कर सकते हैं। उस दौर में जब साधन नहीं थे, संचालन के साधन नहीं थे, उस दौर में भी पैदल साइकिल से भूमिगत होकर झांसी आपका केंद्र था और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। ऐसा दौर, ब्रिटिश काल का शासन, खुफिया तंत्र इतना सक्रिय था कि अगर एक व्यक्ति 4 लोगों की भी सभा करता था तो उसकी सूचना रेजिमेंट में चली जाती थी। और आप सबको ज्ञात है कि रेजिमेंट का जो पॉलिटिकल एजेंट बैठता था सीनियर, वो 9 गांव में ही बैठता था। उनकी कार्य शक्ति को मैं नमन करने का आज दिन है और एक प्रेरणा का आधार मान के मुझे लगता है कि जब इस विषय की संकल्पना तैयार की गई, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, मैं उनकी अंतिम यात्रा में आया था और वो मेरे लिए क्षण ये था कि मैं महाकौशल प्रांत से ही हमने प्रचारक जीवन की शुरुआत की। तो मुझे लगता है ऐसा वो दौर कौन सा रहा होगा। आज तो साधन अनुकूल हैं, आज संपर्क की सुविधाएं हैं। मैं जब प्रचारक जीवन में प्रवास में जाता हूं तो उस जिले के कार्यकर्ता को सूचना हो जाती है। उस समय संपर्क के साधन भी इतने विकसित नहीं थे। उस दौर में इतनी जीवटता के बावजूद कि मैं जिस जिले में जा रहा हूं वहां के कार्यकर्ता से मेरा संपर्क होगा भी या नहीं होगा, आज रात्रि विश्राम कहाँ होगा, इसका भी भान नहीं था। लेकिन उस जीवटता और जीविका को नमन कि इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी वह यह शुभ संकल्प धारण करके और सत्कार्यों में निरत रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व लोकमानस को परिष्कार करने का या परिष्कृत करने का जिन्होंने काम किया है, यदि हम स्थानीय स्तर पर प्रेरणा के केंद्र स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी उनसे कुछ न कुछ सीख पाएगी। व्याख्यान माला प्रारंभ करने का ध्येय यह था। निश्चित रूप से व्याख्यान मालाओं का आयोजन हर जगह होता रहता है, इतने सेमिनार, इतने सिम्पोजियम मैं देखता हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का जब छात्र था देखता था कि हर डिपार्टमेंट में रोज कोई ना कोई आयोजन होता है। लेकिन होता क्या है, एकेडमिशियंस आएंगे, पेपर पैड विकसित डेवलप होगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कॉन्सेप्ट नोट डेवलप किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो अरणी से निकला हुआ मंथन है उसके अनुवर्तन की कोई संकल्पना मन में नहीं होती। तो यह व्याख्यान माला जो वार्षिक आयोजन है पंडित गणेश प्रसाद मिश्र स्मृति व्याख्यान माला का, यह बौद्धिक विलास का केंद्र न बने, यह सब की जिम्मेदारी आप सबकी है। इसलिए यहाँ से निकला हुआ विषय लोकमानस को, लोकमन को साकार करने की दिशा में कार्य करता रहे और यह बुंदेलखंड का अंचल, यह धरा वसुंधरा सुजलाम सुफलाम हो सके, इसके लिए मैं आप सबको मन पूर्वक प्रणाम करते हुए आप सब व्याख्यान माला का भावभूमि आपको समर्पित करता हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री रामाशीष जी, श्री राकेश मिश्रा जी, श्री नारायण काय जी जो यहाँ के प्रमुख नागरिक हैं, इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, लगभग 1.5 महीना पहले झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मैंने कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और कुछ ही दिन पहले श्री राकेश मिश्र जी का संदेश था, आग्रह था कि आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से प्रतिभाग करूं। यद्यपि मुझे कुछ पारिवारिक कठिनाई थी, लेकिन उनके आग्रह को मैं नहीं टालते हुए हमने कहा अच्छा मैं अवश्य आऊँगा। और आज इस कार्यक्रम में इस छतरपुर के जनता के समक्ष अपने कुछ विचार रखने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। श्री राकेश मिश्रा जी ने जो यह महत् कार्य हाथ में लिया है वह केवल उनके पिताजी की स्मृति को बनाए नहीं रखेगा, बल्कि लोगों को आने वाले समय पर उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, ऐसे जो भी व्यक्ति हैं
जो किसी दृष्टि से कमजोर है, पीड़ित है, उनकी सेवा करके उनकी पीड़ा का हरण करेगा। और इस प्रकार से समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति एक चाहता है कि एक सामान्य सुखी जीवन, प्रत्येक पूर्ण रूप से सुखी तो कोई नहीं होता, लेकिन एक सामान्य सुखी जीवन प्राप्त हो सके। मुझे अपेक्षा है कि इस क्षेत्र में उनका यह जो न्यास स्थापित किया है वह आगे भी सभी प्रकार के कार्यों में लगा रहेगा और यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोग उसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेंगे और यही उनके पिताजी के प्रति पूर्ण श्रद्धांजलि होगी। आज के संदर्भ में जो विषय है कि वो हमारे सामने आदर्श व्यक्ति क्या हो। राकेश जी ने एक घटना बताई, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आज जब प्रत्येक व्यक्ति जो ऋण लेता है उसके मन में भाव यही होता है कि मेरा ऋण माफ कर। एक सामान्य भाव ये ऐसा प्रसारित हो गया है कि धीरे धीरे राजनीति का केंद्र ही बन गया है कि ऋण माफ करो। लेने वाला ये नहीं सोच रहा है कि ये ऋण किसी और का धन है, बैंक का है या किसी का भी है, लेकिन किसी ने उसमें डिपॉजिट किया है, अपना धन रखा है। तो अगर आप ऋण माफ करा रहे हो तो किसी ने किसी का पैसा तो मांग रहे हो। यह एक वास्तविकता है। ये सच है कि ऋणग्रस्तता के कारण काफी लोग कठिनाई में आ रहे हैं, इसलिए उनकी सहायता होनी चाहिए। यह अपनी जगह बात सच है, लेकिन एक सामान्य रूप में ऋण माफी जो चल रही है, एक सामान्य रूप में, चाहे उसकी आवश्यकता हो चाहे ना हो, और प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा है कि हम ऋण लें और चुकाएं ना, यह किसी भी प्रकार से समाज के हित में नहीं होगी। यद्यपि विशिष्ट रूप में कोई समस्या किसी के सामने हो तो उसकी सहायता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन इसके संदर्भ में जो उन्होंने विशेष रूप बात बताई कि उनके पिताजी के द्वारा जो कुछ लोगों को ऋण दिया गया था उसकी कोई बहुत बड़ी लिखा पढ़ी नहीं थी। उसके पश्चात भी, उनकी मृत्यु के पश्चात या उनकी कठिनाई के समय पर लोगों ने स्वयं आकर उस ऋण को वापस करने के लिए अपना स्वयं का एक प्रस्ताव दिया, ऑफर दिया। यह इस कारण से है कि इनके पिताजी के जो आदर्श व्यक्ति की बात करते हैं, यह आदर्श व्यक्तित्व इससे सिद्ध होता है। आदर्श व्यक्तित्व हम किसे कहते हैं? जिससे हम प्रभावित होते हैं, और जब प्रभावित होते हैं तो उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक बच्चे को या युवकों को या विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि आप आदर्श बने, और आदर्श बनने के कुछ एक नियम और सिद्धांत बने हुए हैं जिसके अनुसार कि मेहनत करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, सभी काम अपने पूर्ण रूप से करना चाहिए, किसी की कोई वस्तु लेनी नहीं चाहिए। यह एक नियम सिद्धांत सामान्य बने हैं, और वो नियम सिद्धांत इस दृष्टि से बने हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक रक्षण होता रहे। कोई व्यक्ति ऐसा न रहे कि उसको समाज में कठिनाई हो। इसीलिए नियम कानून सिद्धांत इसीलिए बने हैं। और बच्चों को पुस्तकों के द्वारा, पुरानी कहानियों के द्वारा और बड़े होकर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा यह बताया जाता है कि आप आदर्श व्यक्ति बने। लेकिन केवल नियमों को पढ़ के, सिद्धांतों को पढ़ के व्यक्ति आदर्श नहीं बन पा रहा है, यह सबके सामने स्पष्ट है। इसीलिए इसके साथ साथ फिर आगे बात कही जाती है कि केवल नियम सिद्धांतों पे चल के आदर्श न बने, आप कुछ ऐसे अपने सामने कुछ ऐसे मूर्त व्यक्ति रखें जिनका जीवन आदर्श रहा।
अब हम लोगों के सामने भी कई आदर्श रहे हैं पुरातन काल से। भगवान राम के समय, कृष्ण के समय अनेक स्थानों पर रह गए कि भाई आदर्श व्यक्ति, आपको नियम सिद्धांत ना आता हो तो कहा गया कि महाजनों ये न गता सपंथा। जो महान व्यक्ति रहे हैं उन्होंने जिस मार्ग का अनुपालन किया है उस मार्ग को पालन करते रहिए, और आपके नियम सिद्धांत न भी जानते हो तब भी आप एक आदर्श व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं तो समाज में आप भी कुछ सीमा तक एक आदर्श व्यक्ति बन जाएंगे। और इस प्रकार से प्रत्येक समाज में और प्रत्येक देश में बहुत बड़े बड़े लोगों को आदर्श माना गया। भारत में है, अमेरिका में है, दूसरी जापान में है, सभी देशों में एक बहुत बड़े लोगों को आदर्श व्यक्ति माना गया। और सभी बच्चों को समझाया जाता है कि आप इस प्रकार के आदर्श बनो। लेकिन मेरी मान्यता है और मैंने अनुभव भी किया है, जब हम बहुत बड़े व्यक्तित्व को आदर्श किसी के सामने रखते हैं, छात्रों के सामने या नवयुवकों के सामने, तो वो अपने को उससे थोड़ा दूर पाते हैं। वो पाते हैं या कहते हैं कि इतने आदर्श तो हम नहीं बन सकते। एक बहुत बड़ा गैप उत्पन्न होता है। हमारा जो जीवन है, और हम कहें भगवान राम का जीवन कि राजगद्दी सामने रखी हो तब भी आप ठुकरा के चले गए। राकेश मिश्र जी उसी में है, वो जानते होंगे कि राजगद्दी बहुत दूर हो तब भी कोई छोड़ के नहीं जाने को तैयार है। तो एक सामान्य जीवन में बहुत बड़े आदर्शों को लेकर के मुझे लगता है कि पूजन तो हम लोग करते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने का प्रयास इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनमें और आपकी परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर पाते हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जितने भी बड़े लोग हुए हैं, छत्रपति शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला किला जीता था। 16 वर्ष की उम्र में अपने कुछ मुट्ठी भर साथियों के साथ। आज तक कोई युवक उससे अपने को नहीं बंधा पाता है। वो कहता है कि नहीं, वो परिस्थिति अलग थी, आज के समय में हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि केवल बहुत बड़े व्यक्ति ही आदर्श नहीं है, वो तो है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन समाज में प्रत्येक स्तर पर, नीचे के स्तर पर भी आपको आदर्श व्यक्ति हमेशा दिखाई देते हैं। और उन आदर्श व्यक्तियों से भी सीखने की आवश्यकता है। एक बहुत छोटा उदाहरण बताना चाहूंगा कि मैं लखनऊ में निवास करता हूं। आज से 20 वर्ष पहले जब पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से पत्र आया करते थे, अब तो आते ही नहीं, पत्र आया करते थे, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पोस्टमैन अनेक प्रकार के होते हैं, डाकिये। और उस समय हम लोगों के क्षेत्र में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में एक डाकिया था। कभी किसी का पत्र गायब नहीं होता था, समय से पहुंचता था। कठिनाई हो जाए तो हम लोगों ने ये देखा था कि रात के समय टॉर्च लेकर भी वो मकान ढूंढते हुए पत्र जरूर पहुंचाया करता, क्योंकि उसके मन में था वे किसी की बहुत आवश्यक पत्र आया हो, किसी के नौकरी का अपॉइंटमेंट आया हो, या कोई खुशी की खबर हो, या कोई दुख भरी खबर हो, उस पत्र को उसके पास पहुंचाना उसका कर्तव्य है। और इसलिए उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो हर समय तैयार रहता था, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो। और मैं आज भी ये कह सकता हूं, उसके जैसे व्यक्ति से भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो था एक डाकिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लोग कहते हैं अच्छा काम कभी पुरस्कार नहीं मिलता, उसको एक आदर्श डाकिये का भी पुरस्कार मिला था कुछ वर्ष पश्चात। और हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई थी
कि हम लोगों ने भी कहा था नहीं यही वास्तविक आदर्श एक है, वो एक डाकिया होने के बावजूद भी एक आदर्श व्यक्ति है। इसी प्रकार से कई उदाहरण मैं देना चाहूंगा। शिक्षक है, शिक्षक का तो इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि लगभग 100, 200, 300 छात्रों से प्रत्येक शिक्षक का रोज का संबंध है। और जितना ज्यादा एक शिक्षक छात्रों को प्रभावित कर सकता है, उनके विचारों को, उनके कार्य करने की क्षमताओं को, उनके दृष्टिकोण को, उनमें जो एक वैल्यूज या मूल्य भरे जाए, उतना और कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए प्रत्येक छात्र किसी न किसी समय पर किसी न किसी शिक्षक से बहुत अधिक प्रभावित है। सभी लोग विचार कर लें, आपके अगर 10-15 शिक्षक रहे हो तो उसमें से 2-3 जरूर ऐसे रहे होंगे जो एक आपके सामने आदर्श रहे हैं और उनके प्रति एक विनम्र भाव ही नहीं, एक श्रद्धा का भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता रहा है। तो वे भी एक आदर्श है। हो सकता है वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हो या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हो या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो। मुझे लगता है वे भी आदर्श है, क्योंकि वो भी बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और उनको आदर्श बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनके कार्यों के द्वारा। हो सकता है वो भाषण ना देते हो, बहुत अच्छा ना बोलते हो, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन यापन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा वो लोगों को प्रभावित करते हैं। वे भी एक आदर्श व्यक्ति हैं। इसी प्रकार से हम और लोगों के बारे में सुनते हैं। कोई सफाई कर्मी हो, मैं तो कहता हूं कि जो मन लगा के अपना सफाई का कार्य करता है वो भी एक आदर्श व्यक्ति है, क्योंकि स्वच्छता न होने से सभी को कठिनाई होती है। और वो व्यक्ति अगर समझता है कि मेरा यह कार्य है और मैं इसको अपनी पूरी तन्मयता से करता हूं, तो मुझे लगता है वो भी एक प्रकार का आदर्श व्यक्ति है। इसी प्रकार से चाहे बैंकर हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, मुझे लगता है प्रत्येक, ये केवल राजनेता होना है, बहुत बड़ा आदर्श नेतृत्व बनना यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में यह क्षमता है कि वह आदर्श बन सकता है और आदर्श बनकर वो कई लोगों को आदर्श व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब क्या किया जाए जिससे हम दूसरों को प्रेरित करें? हमें सामाजिक रूप से कार्य करना चाहिए, राजनीतिक रूप से भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो राजनीतिक करेगा ही, क्योंकि राजनीति चाहे अच्छी हो खराब हो, कोई ना कोई को करना ही है। बहुत बड़े भाषण न देना हो। मुझे लगता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य मिला है, चाहे वो सैनिक हो या पुलिस अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसान हो। समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य दिया हुआ है। किसी का कार्य बहुत बड़े स्तर का है, किसी का कार्य छोटे स्तर का है। अपने कार्यों को श्रद्धापूर्वक, पूरे मनोयोग से, प्राथमिकता के आधार पर करना, मुझे लगता है एक सामान्य रूप में आदर्श होने की पहली सीढ़ी वही बनता है। अगर किसी ने अपना कार्य छोड़कर, या तो अपना कार्य पूरी तरह से त्याग करके उसी कार्य में लग जाए, लेकिन अपना कार्य पूरी तरह से छोड़ के और फिर अन्य कार्य करने लगे, जिसका कई बार विश्वविद्यालय के कुलपति और अध्यापक के रूप में अनुभव होता है कि बहुत से शिक्षक, अब मुझे कहने में कोई ये नहीं है, सभी लोग जानते हैं
कि अपनी कक्षाएं और अपने महाविद्यालय छोड़ के दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं। अब आप सैकड़ों विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा से वंचित करा रहे हैं और कहीं दूसरी जगह जाकर दूसरा कार्य कर रहे हैं और उसे आदर्श कार्य बता रहे हैं। तो फिर अगर कुल मिला के हम कहें एक जगह बहुत प्लस आपने कुछ किया है लेकिन एक जगह बहुत बड़ा माइनस उत्पन्न कर दिया है, तो कुल नेट इफेक्ट तो माइनस ही होगा। तो अपना कर्तव्य जो भी समाज ने दिया हुआ है उसको करते हुए, अच्छी तरह से करते हुए अन्य कार्य भी अगर हम करते हैं तो वो एक बोनस उत्पन्न करता है, जिसे बोनस कहते हैं। वो समाज के लिए वही एक बोनस है। और मुझे लगता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के पश्चात एक बोनस उत्पन्न करने के लिए भी पर्याप्त समय भी है और क्षमता भी है। अब हम किस सीमा तक उसको कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सीमाएं भी अलग हैं, स्थितियां भी अलग अलग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा या बहुत कम कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति को करने के लिए संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है इस बात का ध्यान प्रत्येक व्यक्ति रखेगा तो हम जो अक्सर कहते हैं कि एक आदर्श समाज हो, जो देश के प्रति, समाज के प्रति जिसकी आस्था हो, संस्कृति के प्रति आस्था हो, उसकी शुरुआत इसी बात से की जा सकती है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस बारे में एक विचार करेंगे और अपने मन से, अंतरात्मा से ये जब बात निकलती है तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने बताया, एक आदर्श व्यक्ति 10 आदर्श व्यक्तियों को उत्पन्न करता है। 10 आदर्श व्यक्ति फिर आगे 10 गुना 10 100 लोगों को आदर्श व्यक्ति उत्पन्न करते हैं। और इसी प्रक्रिया में एक आदर्श समाज उत्पन्न होता है। और अंत में जब हम लोग कहते हैं कि भारत एक आदर्श देश बने, विश्व का नेतृत्व करे, तो कैसे करेगा? यही एक प्रक्रिया है, यही एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से भारत एक, जो हम लोग कहते हैं अक्सर 21वीं शताब्दी में एक विश्व गुरु बने, वो आदर्श व्यक्तियों के द्वारा ही बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से राकेश मिश्रा जी, धन्यवाद। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रशंतायन जी, एक आदर्श पिता के सुयोग पुत्र डॉक्टर राकेश मिश्र जी, आज इस पुनीत अवसर पर स्थित सभी आत्मीय बंधु भगिनी, आजकल एक शब्द बहुत चल रहा है, एक्सीडेंटल। मैं भी आज एक्सीडेंटल वक्ता हूं। दयानिधि से खोज रहे थे, मैं वहां बैठा हुआ था, उन्होंने मुझको कह दिया और मैं यहाँ सामने उपस्थित हो गया। आज के विषय के प्रारंभ में कहानी शुरू कर रहा हूं। एक कहानी आती है, एक गांव था, उस गांव में सभी लोग बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। रोज हवन करने के पश्चात अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे। इस गांव के प्रत्येक घर में ये व्यवस्था थी कि पहले प्रातःकाल अग्निहोत्र करना, फिर दिनचर्या प्रारंभ करना। एक दिन घर में एक जो घर की मालकिन थी, महिला थी, उसको खांसी आई और वो जो यज्ञकुंड था उसमें उसका कफ गिर गया। तो उसको बहुत दुख हुआ, व्यथा हुआ। उसने ढक दिया, कोई जान न पाए, और प्रातःकाल चुपचाप उसको फेंकने के लिए गई। लेकिन जब उसको फेंका, देखा कि वो जो कप था सोना बन गया। तो इसको थोड़ी लालच आई। अगले दिन जानबूझ करके उसमें ठोका,
फिर सोना बन गया। अब जिसके पास यहाँ रोज थोड़ा सोना आना शुरू हुआ तो स्वाभाविक रूप से गांव में दिखाई पड़ना शुरू हो गया उसका धन। महिलाओं में चर्चा होनी शुरू हुई और सब मिलाकर ये हुआ, धीरे धीरे गांव के सभी महिलाएं उसमें थोकना शुरू कर दिया और सबको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सोना मिल जाता था। लेकिन एक परिवार था, उसकी पत्नी ने पूछा पति से अपने कि सारी गांव की महिलाएं करती, मैं भी करूं? कहा नहीं है, तुमको नहीं करना है। तो उसको गांव में लोग चढ़ाने लगे, ताना देने लगे, तो बहुत ही धर्मनिष्ठ हो। तो एक जो उब गई, एक दिन कहा उससे अपने पति से कि दो में से एक काम करो, या तो मुझको भी थूकने की आज्ञा दो, मैं भी धनी हो जाऊं, या फिर इस गांव को छोड़कर चल दो, अब मैं सबकी ताना सहने में समर्थ हूं। उसने कहा मैं गांव छोड़ दूंगा, लेकिन थोकने की अनुमति नहीं दूंगा। जैसे ही एक दिन अपनी योजना के अनुसार गांव से बाहर निकला तो गांव में ऐसी एक गांव की एरिया होती है, उस एरिया से बाहर निकला। जैसे ही एक बार फिर से प्रणाम कर ले अपने गांव को, क्योंकि जा रहे हैं फिर यहाँ लोग शायद न लौटे। तो जैसे उसने मुड़ करके दोनों प्राणी प्रणाम करने के लिए मुड़े तो देखा पूरा गांव जल रहा है, हर घर जल रहा है। स्वाभाविक लोग लौट आए और सभी गांव के लोग उनके पैरों पर गिर पड़े कि आपके कारण गांव बचा हुआ था। आज के विषय में हम आदर्श व्यक्ति के रूप में ये ले सकते हैं। हम लोग अनेक लोग जानते होंगे, अपने यहाँ एक कई उपनिषद हैं, उसमें क्रमांक 2 पर आता है कठोपनिषद। कठोपनिषद एक व्यक्ति यज्ञ किए थे, दान कर रहे थे, उसमें बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे, जो दूध नहीं दे रहे जैसी गायों को दान कर रहे थे। उनके पुत्र को लगा कि ऐसे अयोग्य गायों को दान देना ये बजाय पुण्य के पाप हो जाएगा, हमारे पिताजी पाप कर रहे हैं, इसलिए रोकना चाहिए। उसने टोकने के लिए प्रश्न किया कि मुझको किसको दे रहे हो? उन्होंने गुस्से में पिताजी ने कहा तुमको मैं यमराज को दे रहा हूं। और इसलिए वो बालक यमराज के पास चला गया। उसका नाम नचिकेता था। कठोपनिषद में ही कथा है, यमराज और नचिकेता की संवाद की कथा है। उसे यमराज समझाते हैं बालक को कि बेटा संसार में 2 प्रकार की चीजें हैं। उपनिषद के अनुसार एक श्रेय है, एक प्रेय है। श्रेय यानी वह काम जो हमारे लिए सुमंगलकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं, हितकारी होते हैं। और प्रेय दूसरा शब्द है। प्रेय माने वह काम जो तत्काल में प्रिय हैं लेकिन वो मंगलकारी नहीं होते हैं। अगर सामान्य उदाहरण समझाना हो तो कोई डायबिटिक व्यक्ति है, खीर आई, खीर उसको पसंद है तो खीर खाना प्रिय हो गया उसका, लेकिन श्रेय नहीं हुआ। ये अपने व्यक्ति के रूप में इस प्रकार का समझ सकते हैं। बाकी हो अगर इसको और थोड़ा सरल शब्द करें तो 2 शब्द बन जाते हैं, एक स्वार्थ, एक सर्वार्थ। अपने के लिए किया हुआ काम स्वार्थ हो गया, सर्व के लिए किया हुआ काम सर्वार्थ हो गया। तो श्रेय जो लेकर चलता है उसी को कहा जाता है श्रेष्ठकर। यानी श्रेय को करने वाला, सभी के हित का, सर्वार्थ, सभी के अर्थ के लिए, सभी के हित के लिए जो करते हैं वो श्रेय है। आदर्श व्यक्तित्व एक श्रेय को लेकर चलने वाला व्यक्ति होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द है निश्रेय। उसका सामान्य अर्थ होता है जो ऐहिक जगत है उससे ऊंचा उठना।
जिसको भी आदर्श बनना है उसको अपनी जो छोटी छोटी सुख हैं, सुविधाएं हैं, उनसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। अगर हम केवल परिवार का उदाहरण लें तो परिवार में माता ये सबके लिए एक आदर्श है। माता तमाम काम करती है। हम लोग छोटे बेटे थे, ये मदर डच ऑल द वर्क नॉट फॉर मनी बट फॉर लव। सभी के प्यार के लिए कहिए, सभी के कल्याण के लिए कहिए। इस प्रकार के जो काम करते हैं वो उस क्षेत्र में उतने हिस्से में वे आदर्श बन जाते हैं। आज जिनकी स्मृति में ये व्याख्यान माला है वो संभवतः जिस प्रकार की आज की हम लोग आए हैं वो इसको इंगित कर रही है। और इसलिए आदर्श ये वर्तमान समय में ही नहीं, हमेशा इसकी अवस्था रही है। महाभारत काल में आप लोग पढ़े होंगे, वन पर्व में जब पांडव घूम रहे थे, उनको वनवास मिल गया था। एक बार प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिल रहा था। चारों पांडव गए क्रम क्रम से और वहाँ एक तालाब था, पानी पीने के लिए चले। एक यक्ष ने रोका, पानी पिया, सब बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिर गए। ये कथा सभी लगभग सुने होंगे। बहुत सारे प्रश्न पूछा यक्ष ने, युधिष्ठिर ने उसका ठीक से उत्तर दिया। अंत में वो 4 प्रश्न पूछता है, कहता है 4 प्रश्नों का उत्तर दे दो, पानी पियो। उसमें से एक प्रश्न है, कहा पंथा, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, ये वो पूछता है। व्यास जी महाभारत में लिखते हैं, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, तो बस सबको पता, उसका भी अंत वाला हिस्सा कुछ जी सुनाए ही है। तर्को प्रतिष्ठा, सारे तर्क ये अप्रतिष्ठित हैं। जो श्रुति है, श्रुतियों विभिन्ना, जो श्रुति है, ज्ञान है, वो भी भिन्न प्रकार के हैं। नैको ऋषि मतम प्रमाणम, कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाण कहा जाए कि यही प्रमाण है। धर्म के जो तत्व हैं, ज्ञान है, वो बहुत ही गुहा में रहते हैं, वो छुपे हुए रहते हैं। उनको ढूंढना निकालना सबके लिए कठिन है। और इसलिए क्या करना, तो महाजनों में इनकता सपन था। वहां पर जो श्रेष्ठ लोग काम करते हो वही सुपंथ है। अपने यहाँ तैतरीय उपनिषद में एकादश अनुवाद में उस समय के जो गुरुकुल होता था, जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी, तब जब जाने का समय होता था तो वहां का वरिष्ठ आचार्य बैठ करके जो जाने वाले उनको उपदेश करता था। आजकल कई विश्वविद्यालयों में जो दीक्षांत होता है तो वहाँ के कुलपति महोदय पढ़कर सबको दोहराते हैं। वैसे पहले दोहराए होंगे, वे दोहराएंगे। तो वो उसमें आप लोग कई लोग जानते हैं, वो सब मातृदेव भो, पितृदेव भो, सत्यम व धर्मम चर, स्वाध्याय नाम प्रमादा मत करो वगैरह, ये कई लोग सब जानते हैं। सब सारा शिक्षा दे करके अंत में वो कहते हैं कि ये सब तो बता दिया, लेकिन कभी आपको कर्म करते समय, कोई काम करते समय, कोई आचरण करते समय शंका हो जाए तो ऐसे समय में वहां पर जो आचारवान हो, विचारवान हो, जो सबसे प्रेम करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जैसा कर रहा है वैसा ही करो, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही अनुशासन है, इस प्रकार की वो सुनाया जाता है। उस
उसमें कहते यही है, सारे उपदेश के बाद कहते हैं कि यदि ते कर्म चिकित्सा वा वृत्ति चिकित्सा वा स्यात् ते तत्परामणा संवेशना युक्ता युक्ता अलुक्षा धर्म कामाशि यथा ते तत्पर्तरेण तथा तत्प्रति तथा ऐसा आदेशा ऐसा उपदेशा, इस प्रकार की तैतरीय उपनिषद में ये कहा गया है। तो इसलिए एक आदर्श व्यक्तित्व की, जिसको हम किसी भी समय में देख पाए, खोज पाए, वो क्या कर रहा है, और ये सभी क्षेत्रों में आवश्यक होता है, क्योंकि इस प्रकार के काम करना सभी क्षेत्रों में होते हैं, उस क्षेत्रों में, और इसलिए प्रत्येक क्षेत्रों में इस प्रकार के आदर्श व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। लेकिन समाज का जो सामान्य जन है, हमारे यहाँ शब्द है धर्म, और धर्म की हमारे यहाँ बहुत जानते हैं, और लगभग 99.99% उसको गलत ही जानते हैं। 0.1% ही थोड़ा सही जानते होंगे, और जो जानते हैं वो करते हैं तो उससे भी कम लोग होंगे। हमारे यहाँ धर्म माने पूजा पाठ नहीं कहा गया है। आखिर जिस महापुरुष को आज गाली बना दिया गया है, किसी को गाली देना हो तो तुम मनुवादी हो, एक गाली हो गई। वो मनु महाराज ने भी तो धर्म की व्याख्या की है, उसे पूजा पाठ कहाँ कहा है उसने? द्वितीय क्षमा तमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो दर्शकम धर्म लक्षणम। धैर्यवान होना, विद्वान होना, क्षमावान होना, क्रोध ना करना, विद्वान होना, चोरी ना करना, पूजा पाठ तो कहा नहीं। यहाँ समझना बड़ा आसान है। सड़कों पर चले कई जगह मिल जाता है धर्म कांटा, कई लोग देखे होंगे। वो धर्म कांटा किसी पूजा होती है क्या? धर्म कांटा नहीं, वहां जो तौल होगा सही होगा, अर्थात ईमानदारी माने धर्म। शहरों में धर्मशालाएं होती हैं, यानी किसी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए एक कई लोग मिलकर बनवा दिए, यानी दूसरे की आवश्यकता पूर्ति करना। आवश्यकता पूर्ति का मोटा मोटा होता है सेवा। और जो तुलसी बाबा ने तो बहुत सीधा धर्म का बता दिया, परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। तो इस प्रकार के जो धर्मनिष्ठ अपने स्थान पर होते हैं, जो दूसरे की सेवा, दूसरे के कल्याण के लिए ही अपना कल्याण मानते हैं, वो वहां के लिए आदर्श व्यक्तित्व बन जाते हैं। और जब कोई इसी बात करता है, कोई विचार बहुत, कुछ लोग विचार से प्रेरित करते हैं, कुछ लोग काम से प्रेरित करते हैं, तो उनको देख करके 10-5 लोग और थोड़ा प्रेरित होते हैं। जहां जहां ऐसे लोग होते हैं, मुझको लगता है कि स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी ऐसे कुछ लोगों में थे। पूरा जीवन एक उन्होंने व्रत लिया हो, एक विचार धारण किया, उस विचार के लिए उसके अपने जीवन का व्रत बना लिया, और आजीवन उस व्रत पर चलते रहे। आजीवन किसी एक पथ पर चलना, यह स्वयं में बहुत बड़ा तप है। आज की जो समय है, इसमें बहुत ही कमी आई है। लोग बहुत जल्दी मार्ग को बदलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे क्षण में किसी एक व्रत को लेकर जीवन भर चलना, ये सामान्य नहीं होता है। हम जितने यहां बंधु बैठे हुए हैं, उनके सामने भी से कहीं ना कोई व्यक्तित्व होगा
उससे प्रेरणा लेना, अपने जीवन में भी कुछ संकल्प धारण करना। अब आजकल इसी को नैतिकता को लोग कहना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटी बातों पर कैसे हम दिखते हैं। एक छोटा उदाहरण सुना रहा हूं। अब यार रिक्शा कम हो गए हैं लेकिन अभी थोड़ी चली रहे हैं। मान लीजिए आप किसी शहर में गए और वहां स्टेशन से कहीं जाना है आपको। उस शहर में कई बार गए हैं, स्टेशन से रिक्शा किया है, रिक्शे वाले पैसा दिए हैं। कितना पैसा लगता है लगभग आपको पता है। एक बार आप गए, बाहर निकले, रिक्शा वाला आया, उससे पूछा तो चलोगे भाई? कहा साहब चलेंगे। कितना पैसा लोगे? कहा साहब अभी नया आया हूं मैं, मुझको पैसा कितना पड़ता है जानकारी नहीं है, जो वाजिब हो ना दे देना। आप गए, कई बार जाते रहे हैं और मान लीजिए 10 रुपया किराया रिक्शे का लगता था, लेकिन अनजान है ये, उसको 5 ही देंगे। अब ये है, अधिकांश ऐसे कर जाते हैं। अब हो सकता है आपको कोई ना देखा हो और फिर भी आप दूसरे निगाह में आदर्श बने रह जाएं, लेकिन आपकी वाणी पर इसकी कमी हो जाएगी। और इसलिए छोटा भी आदर्श धारण करना, तो उसको एक व्रत के रूप में निष्ठापूर्वक जब निभाते हैं तो हमारे वाणी में शक्ति आ जाती है। अब आजकल पॉलिटिकल माहौल है, अगर हमको पॉलिटिक्स का उदाहरण देना हो तो घटना मध्य प्रदेश जुड़ी हुई है। राजनीति में एक प्रखर पुरुष हो गए स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी, लोग जानते होंगे। तो उनके बहुत ही परिचित, उनके साथ रहे हुए प्रचारक यहाँ मध्य प्रदेश के थे, वो भी पॉलिटिक्स में हो गए। तो टिकट का समय था, टिकट उनको मिल जाए, उनके मन में इच्छा थी। और दीनदयाल जी पुराने परिचित हैं तो जाएंगे तो काम चल सकता है। इसलिए समय लेकर, उसमें जरा फोन वगैरह कम होते थे, पतवली करके समय लेकर के दिल्ली गए। समय निश्चित है, इसलिए दीनदयाल जी मिले। ये रात्रि पहुंचे, प्रातःकाल दीनदयाल जी उठे, कार्यालय साफ करना शुरू किए। उसमें कार्यालय में कर्मचारी वगैरह नहीं होते थे, ये भी सफाई करना शुरू कर दिए। 2 बजे तक सफाई करते रहे कार्यालय की, न जलपान किए न चाय पिए। फिर दीनदयाल जी कहे भाई 2 बज गया, लाओ जा खिचड़ी बना कोई बन जाए, खा लिया जाए। तो 2 बजे खिचड़ी बनाने बैठे लोग, 3 साढ़े 3 बजे तक खाए। फिर दीनदयाल बोले कि बोलो काम क्या है, किस काम के आए थे? बोले काम तो हो गया। बोले क्या हो गया? कहने नहीं, वो काम हो गया मेरा, जिस काम के लिए आया था हो गया। आप जो है अखिल भारतीय हैं, ये इस प्रकार काम कर रहे हैं बिना किसी लालच के। मैं तो बहुत आपसे छोटा हूं, तो मैं तो गलत विचार लेकर आया था, लेकिन हो गया काम मेरा। ये होता आदर्श व्यक्तित्व। उसके स्पर्श से ही, बिना कुछ बोले ही व्यक्ति में परिवर्तन हो जाता है। वो जब होता है जब उसकी मन कृतियों में एक रूपता रहती है। यही जीवन व्रत है। किसी चीज को लेकर व्रत माने यही है कि हम जो कुछ ठान लिए हैं वैसा ही बोलेंगे, वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही करेंगे। नेपोलियन का उदाहरण आता है ब्रिटिश का। उसके जीवन व्रत था कि हम लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। कहते हैं कि अगर रात के 2 बजे भी उसको जगा दीजिए, अगर 2 बजे रात को जगाइए तो दरवाजा इधर हो तो चल देता इधर। उसी कमरे, जिस कमरे में रोज रहता है वहीं कई बार दरवाजा भूल जाता है। इसीलिए इंग्लिश में सेइंग है 2 o'clock माइंड। लेकिन उसके बारे में कहा जाता था कि अगर 2 बजे रात में जगा कर पूछिए कि मुझे कैसा अटैक हो रहा है, क्या किया जाए, सही उत्तर देता था वो। इसलिए युद्ध में वो
एक आदर्श व्यक्तित्व था। तो इसलिए हम अपने जीवन में कुछ न कुछ छोटा छोटा एक संकल्प, एक व्रत लें, और वो मनसा वाचा कर्मणा आजीवन उस व्रत को हम करने का प्रयास करें, तो हमारा भी और मेरे माध्यम से समाज का भी कुछ ना कुछ कल्याण होगा। आज थोड़ा समाज में बदलाव है। वास्तव में जो स्वार्थ होता है, ये स्वार्थ की शुरुआत होती है भोगवाद से, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कंज्यूमरिज्म, और आज के युग में कंज्यूमरिज्म बहुत है। स्वार्थ की मूल में भोगवाद है। अब आज इतना करप्शन क्यों है? एक शासकीय कर्मचारी जिसको 1 लाख से ऊपर कुछ वेतन मिल जाता है, इतने में उसका जीवन नहीं निभ सकता है क्या? ये जो भोगवाद होता ही होता है। भोगवाद का अर्थ क्या है? कि हमको ठंडक है तो वस्त्र पहनना चाहिए। मेरे पास 2 जोड़ा कपड़ा पहनने के लिए है, 2 पैंट शर्ट है पहनने के लिए, लेकिन मैं एक मॉल में गया, एक बड़ी दुकान में गया, देखा जरा ये कुछ नया फैशन का आया है, आवश्यकता नहीं है, खरीद लिया। ये है भोगवाद। आज के समय ये भोगवाद का समय है, ज्यादा चल गया है। समय की वो होती हवाएं होती हैं, आज की हवा भोगवाद की हवा है, और इसलिए भोगवाद ही आगे बढ़ करके स्वार्थवाद बनाता है। इसको हमको थोड़ा आगे बढ़ा देने की जरूरत है। मुझको ध्यान है, मैं कानपुर में प्रचारक था, तो वहां पर एक विद्यालय, अच्छा विद्यालय था, आवासीय लड़के रहते थे, इंटरमीडिएट विद्यालय था। तो वहां पर मैं जाता होता था, तो एक छात्र का जन्मदिवस था, उस पर मुझको भी कहे कि आइएगा, बहुत आग्रह किया, तो मैं गया वहां। तो वहां के जो प्रधानाचार्य थे वो बोले कुछ आशीर्वाद दे दीजिए आप। तो हमने कहा आशीर्वाद वाले तो आप हैं, मैं तो आशीर्वाद वाला नहीं हो जाता। मैं जो है शराब में श्रेणी ज्यादा मेरा आता है, जो कहता हूँ आशीर्वाद में कम आता है। तो मैंने बच्चों को कहा कि जैसे आप लोग हैं, आपकी उम्र की, जिनको जैसे आपको पढ़ना चाहिए उसको तुमको पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए कुछ विचार कर सकते हो। विचार करने का समय नहीं होता है, छोटे पर भी कर सकते हो। और उन लोगों को मैंने एक बस्ती में भेजा, और बालक गए, जो बस्ती में देखे बच्चों को, तो उनके अंदर विचार आ गया। वही जो उनके पास 4-4, 5-5 कपड़े थे, एक एक कपड़ा 2-2 कपड़ा कम करना किए और बस्ती में जाकर बांटे। स्वार्थ खराब नहीं है। तुलसी बाबा रामचंद्र नाम लिखे ही हैं, सुर नर मुनि के नर यह प्रीति स्वार्थ लाग, यह रीति स्वार्थ लाग करें सब। स्वार्थ खराब नहीं है, स्वार्थ के दायरा बढ़ा दीजिए। भोगवाद से अगर स्वार्थ उत्पन्न हुआ है, स्वार्थ को थोड़ा सा आगे हम पुश कर दें तो सर्वार्थ में हो जाता है, वो समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है। और इसलिए कभी ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व के, आदर्श व्यक्तित्व के कम आवश्यकता थी, आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता ज्यादा है। हम ऐसे समय में इस प्रकार के अवसर होते हैं, ये थोड़ा विचार करने के अवसर होते हैं। विचार करें, अपने अंदर फिर निश्चय करें, थोड़ा संकल्प करें, तो हमारे माध्यम से भी समाज में कुछ न कुछ एक अच्छी हवा कहीं ना कहीं कोने में जरूर बन जाएगी।
और इसलिए आज के जो परिप्रेक्ष्य है उसको लगातार बैठ करके गालियां देने से कोई लाभ नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का हम सब नाम जानते ही हैं। अमेरिका के शिकागो गए थे भी सबको पता ही है। जब लौट कर आए वो, उनकी कोलंबो में जहाज उतरी है, कोलंबो से अंत में अल्मोड़ा तक गए हैं वो। उनके सारे व्याख्यानों की पुस्तिका भी मिल जाती है, कहीं ढूंढ के पढ़िए। उनका जो मद्रास का व्याख्यान है, सबसे बड़ी सभा का सबसे बड़ा व्याख्यान है, उसमें स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं कि हमारे समाज में अनेक कमियां हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता। यहाँ निरक्षरता है, यहाँ गरीबी है, यहाँ छुआछूत है, यहाँ जातिवाद है, अनेक तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन किसी का घर बरसात में टपक रहा है और चौराहे पर खड़ा चिल्ला रहा है कि मेरा घर टपक रहा है, मेरा घर टपक रहा है, तो लोग पूछेंगे किसका घर है, किराए पर रह रहे हो क्या? नहीं, घर तो मेरा ही है। तो कहे चिल्ला क्यों रहे हो, उसको ठीक करा दो। अगर इस समाज की समस्याएं हैं, इस समाज को, देश को अपना हम मानते हैं, तो चिल्लाने से नहीं, इसको ठीक करने से होगा। और इसलिए कहीं से, थोड़े हिस्से से भी शुरू करने से धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। आज के ऐसे पुण्य अवसर पर इस पर हम लोग विचार करें, कुछ संकल्प करें। अंत में मैं एक अंग्रेजी का बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ है, जिसके कई लोग नाम जानते होंगे, E.W. लॉन्गफेलो। अंग्रेजी साहित्य की एक विशेषता है कि अधिकांश साहित्य कविताएं ये दुखांत हैं, लेकिन लॉन्गफेलो की जितनी कविताएं हैं सुखांत हैं। उसकी बहुत अच्छी कविता है। उसमें आता है कि जब कोई अच्छा काम करता है, जब कोई अच्छी बात बोलता है, तब आश्चर्य रूप से मेरे अंदर एक उत्साह आ जाता है, और हम जो नीचे होते हैं थोड़ा ऊंचे हो जाते हैं। और इसलिए कहता है कि ऑनर टू दोज, उनका सम्मान कीजिए, whose words or deeds, जिनके काम या वचन thus help in our daily needs, हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में जो काम आते हों, by their overflow raise us what's low, उनके ओवरफ्लो से हम भी ऊंचे हो जाएंगे। आज ऐसे व्याख्यान माला में उन चीज़ों की थोड़ी सी ओवरफ्लो होती है, हम भी थोड़ा उससे ऊंचे उठें, थोड़ा संकल्प लें। इस कामना के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत माता की जय। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनि की संतान। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनि की संतान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की पुण्य धरा यह, राम कृष्ण की पुण्य धरा यह सुंदर स्वर्ग समान। राम कृष्ण की पुण्य धरा यह सुंदर स्वर्ग समान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। हम मेहनत से चमकाएंगे, हम मेहनत से चमकाएंगे भारत माँ का भाग। हम मेहनत से चमकाएंगे भारत माँ का भाग। डरते हैं हम नहीं किसी से, खड़ा हो चाहे काल। डरते हैं हम नहीं किसी से, खड़ा हो चाहे काल। सकल विश्व में गूंज रहा है, सकल विश्व में गूंज रहा है जग जननी का गान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान।
देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। नई सोच और नई दृष्टि ले, नई सोच और नई दृष्टि ले, भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। इस तकनीकी युग में हम जग में सिर मोर कहाएंगे। इस तकनीकी युग में हम जग में सिर मोर कहाएंगे। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ बनेंगे, जन जन का अभियान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। व्याख्यान माला के द्वितीय पुष्प में मैं तहे दिल से आभार प्रदर्शित करता हूं हमारे मुख्य अतिथि कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के प्रोफेसर JV वैशंपायन जी का, जिन्होंने पारिवारिक परेशानियों के होने के बावजूद भी अपनी प्रतिबद्धता स्वरूप यहाँ पे समय निकाला और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं तहे दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष श्रीमान रामाशीष जी का, आप वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झांसी का, जिन्होंने वर्तमान में चल रही समस्याओं और उनकी समसामयिक स्थिति को इस आज के टॉपिक से मिलाते हुए एक हमको बेहद सुगम रास्ता दिखाया, मार्ग प्रशस्त किया। उनका मैं कोटि सा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे भैया श्री अभिषेक रावत जी का, जिन्होंने एकल गायन प्रस्तुत किया। और सबसे ज़्यादा मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री दयानिधि जी और मलिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस आयोजन को सफल बनाया। और उनके इस आयोजन मंडल में साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री विनोद जी रावत का, श्री नरेंद्र मिश्रा जी का, श्री प्रवीण गुप्ता जी का, श्री राकेश शुक्ला राधे जी का, श्री प्रदीप खरे जी का, और मंच संचालक श्री सौरभ तिवारी जी एवं योगेश सिन्हा जी एवं डॉक्टर अश्विनी दुबे जी, और परिचय के लिए श्री विद्याधर जी नातू का, कि उन्होंने आके और हमारे बीच इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नगर पालिका परिषद छतरपुर का, कि जिन्होंने हमें एक भव्य ऑडिटोरियम उपलब्ध कराया ताकि हम इस कार्यक्रम को आसानी से कर सकें। एवं मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बीच आप सभी उपस्थित हुए सभी गणमान्य नागरिक, छतरपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से आए हुए लोग, छात्र छात्राएं, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और विभिन्न व्यवसायिक कार्यों में लगे हुए समस्त लोगों का। और साथ में एवं गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा जी की तरफ से मैं सभी का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आकर आयोजन सफल बनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। सस्य श्यामलां मातरं, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, लयज शीतलां। सस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।